वेलकम टू अबिट आईएएस। आज हम बात करेंगे डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस, या आप कोई भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, सबके लिए जानना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यान से देखिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो का स्पीड बढ़ा लें, आपका बहुत समय बचेगा। चलिए शुरू करते हैं। जो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है, ये हमारे पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया। इससे संबंधित बिल 2023 में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है सरकार के द्वारा। हमारे डाटा का, चूंकि हमारा जो डाटा होता है ना, आज के समय में एक बहुत बड़ा एसेट बन गया है। हमारा डाटा हमारे लिए बहुत बड़ा एसेट बन गया है, क्योंकि जो हर आदमी है वो डिजिटल जो है डिजिटल वर्ल्ड में है। हर आदमी यहाँ पे डिजिटल वर्ल्ड में है। फोन के, कंप्यूटर के माध्यम से उसके जितने सारे डाटा हैं वो कंपनियों तक जा रहे हैं, ठीक ना। तो एक इंसान का जो डाटा होता है उस पर किस तरह का नियंत्रण होना चाहिए उस इंडिविजुअल के पास में। जो कंपनीज हैं उसका कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं, कितना इस्तेमाल कर सकती हैं उसके डाटा का, ये बहुत ज़रूरी है। तो एक इंडिविजुअल जो होता है, एक इंडिविजुअल है, ये कंपनीज के खिलाफ यहाँ पे अगर जब कंपनीज की बात आती है, इंडिविजुअल की बात आती है, तो ये बहुत पावरफुल है। एक इंडिविजुअल अगर अपने अधिकारों की लड़ाई इनसे लड़ता है तो यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे इस बात की बहुत सारी संभावना है कि कंपनीज इंडिविजुअल को राइट को यहाँ पे कर्व कर सकती हैं, क्योंकि इनके पास रिसोर्सेस हैं, एसेट है, और इस पोजीशन में है, ये एक डोमिनेंट पोजीशन में है। तो इसलिए जरूरी हो जाता है जब इंडिविजुअल के राइट को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना होता है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट आती है हमारे बीच में। चूंकि गवर्नमेंट के पास में ये ऑब्लिगेशन है कि वो हमारे राइट की रक्षा करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। तो इसलिए कंपनीज हमारे डाटा का मिसयूज नहीं कर पाए, हमारे लिए मतलब क्रिटिकल सिचुएशन नहीं खड़ी कर पाए, हमारे जो पर्सनल डाटा का मिसयूज नहीं कर पाए, इससे बचाने के लिए सरकार ने ये जो बिल पास कराया है, जो एक्ट बना है पार्लियामेंट से पास होने के बाद से। जैसे कोई भी बिल जब पास होता है पार्लियामेंट से, तो पार्लियामेंट के सदनों से, दोनों सदनों से पास होने के बाद से राष्ट्रपति का उस पर सिग्नेचर होता है, तो वो एक्ट बन जाता है। तो जो ये डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है, ये नागरिकों के अधिकारों के रक्षा के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो आइए इसके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, इसका बैकग्राउंड पहले समझते हैं। 2017 में केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस गया था सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ पे 2017 में इस केस का जजमेंट आया था, जो केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ का जजमेंट है, इसको याद रख सकते हैं कंपटीशन की तैयारी करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का इसमें ऑब्जर्वेशन था कि प्राइवेसी है ना, आपके निजता का अधिकार है, प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। तो प्राइवेसी को जैसे 2017 में एक निजता का अधिकार दिया गया, प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट का स्टेटस जैसे मिला, तो उसके बाद से ये आवाजें उठने लगी कि जो हमारा डिजिटल जो वर्ल्ड है, यहाँ पे हमारे जो डाटा है उसकी सिक्योरिटी का क्या।
यहाँ इस डाटा के माध्यम से हमारी प्राइवेसी का यहाँ पे वायलेशन हो रहा है। तो इस प्राइवेसी का जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया था, इसको फुलफिल करने के लिए 2018 में जो हमारी सरकार है, जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी का यहाँ पे फॉर्मेशन करती है, उसको एस्टेब्लिश करती है। कौन सा मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस मंत्रालय ने, मेती ने जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी का यहाँ पे गठन किया। क्यों? क्योंकि कैसे यहाँ पे इस कमेटी के माध्यम से सरकार इनपुट लेना चाह रही थी कि हम जो प्राइवेसी है, प्राइवेसी को कैसे प्रोटेक्ट करें डिजिटल जो वर्ल्ड है उसमें। तो जो कमेटी थी उसने एक ड्राफ्ट तैयार किया पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के रूप में 2018 में। अब इसने जो ड्राफ्ट किया था, ड्राफ्ट तैयार किया था, इसमें बहुत सारे रिकमेंडेशन थे। उसको सरकार को जो सही लगा उसको रख के, मतलब इस ड्राफ्ट को यहाँ पे रिवाइज किया सरकार ने और पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019 के रूप में इसको पार्लियामेंट में पेश किया। तो जैसे ये पेश किया तो इसमें बहुत सारी अभी कमियां थी। तो इस वजह से क्या हुआ, इसका अपोजिशन हुआ। हमारे अपोजिशन पार्टीज के द्वारा, जो सिविल सोसाइटी के द्वारा बोला गया कि एडिक्वेट नहीं है जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है, इसमें बहुत सारी खामियां। तो इस वजह से क्या हुआ कि इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास में इसको रेफर किया गया। हमारा जो पार्लियामेंट है, अगर किसी बिल पे बहुत सारा अगर गतिरोध होता है, बहुत सारा मतभेद वगैरह होता है ना, बहुत सारी उसमें स्क्रूटनी की ज़रूरत होती है, तो उसको जेपीसी के पास में भेजा जाता है। जेपीसी मतलब है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। इसमें दोनों सदनों के लोग रहते हैं और इसको अच्छी विधिवत तरीके से इस बिल को, किसी भी बिल को जिसको भेजा जाता है उसको यहाँ पे स्टडी करते हैं और उसके अनुसार क्या सही लगता है उसको वो रिकमेंड करते हैं। तो इसको जेपीसी के पास भेज दिया गया, जो पीडीपी बिल 2019 है। तो जेपीसी ने इसमें एक्सटेंसिव चेंजेस को रिकमेंड किया क्योंकि इसमें कमियां बहुत ज़्यादा थी। तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा इसमें चेंज उसके द्वारा रिकमेंड किया गया था, जेपीसी के द्वारा। इस वजह से क्या किया सरकार ने, पीडीपी बिल को बोला कि इतना जब चेंज करना है तो हम एक नया फ्रेश बिल लेके आएंगे। तो पीडीपी बिल 2019 जो है इसको सरकार ने वापस ले लिया, इसको विड्रॉ कर लिया। लेकिन बाद में क्या हुआ, अब इसके बाद से सरकार इसकी तैयारी में लग गई। 2022 में वही मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसने जो कमेटी बनाई थी, तो मंत्रालय ने एक इंट्रोड्यूस किया फ्रेश बिल को। चूंकि यहाँ पे अब चेंज बहुत रिकमेंड किया गया था, तो बोला कि इसमें इतना उसमें चेंज करने से अच्छा है कि एक फ्रेश नया बिल लेके आए। तो पहले वाला था पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, अब इसको डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2022 के नाम पे यहाँ पे लाया गया। पार्लियामेंट से पास हो गया। अब इसमें जो कमियां थी उसको, बहुत सारी कमियों को वहाँ पे सुधार लिया गया था। तो जैसे यहाँ से पास हुआ, पास होने के बाद से ये क्या हो गया, बन गया एक्ट, बन गया डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। अब इसके प्रोविजंस के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। पर्सनल डाटा क्या होता है, कुछ टर्मिनोलॉजी पहले जान लेते हैं, उसके बाद से इसके प्रोविजंस को जानेंगे। तो कोई भी इंफॉर्मेशन किसी इंडिविजुअल का, जो लिविंग इंडिविजुअल है, कोई भी जीवित जो इंडिविजुअल है, प्राणी है, उसको अगर आइडेंटिफाई करने वाला कोई भी इंफॉर्मेशन है, जिस इंफॉर्मेशन के द्वारा किसी लिविंग इंडिविजुअल की आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो रही है, उसको पहचान उसकी उससे साबित हो रही है किसी
इंफॉर्मेशन से, तो उसको बोलेंगे कि वो है आपका पर्सनल डाटा। ये या तो एक इंफॉर्मेशन है या बहुत सारी इंफॉर्मेशन का कॉम्बिनेशन। अगर इसकी वजह से किसी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी यहाँ पे डिस्क्लोज होती है तो उसको बोलते हैं पर्सनल डाटा। इसमें क्या क्या हो सकता है, नाम है, फ़ोन नंबर है, ईमेल है, आपका फ़ोटो है, रजिस्ट्रेशन नंबर चाहे बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन हो गया, मेडिकल रिपोर्ट है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड है। तो ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है ना, तो इसके वजह से किसी इंडिविजुअल, जैसे मान लीजिए कि कोई फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर से किसी इंसान का ही तो फ़ोन नंबर होगा ना, तो उस इंसान की पहचान हो रही है उससे। तो जिस इंफॉर्मेशन से किसी लिविंग इंडिविजुअल यहाँ पे याद रखना है ये, अगर लिविंग इंडिविजुअल की पहचान हो रही है तो उस इंफॉर्मेशन को या उस इंफॉर्मेशन के सेट को, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं पर्सनल डाटा। और नॉन पर्सनल डाटा क्या होता है, एनी डाटा और इंफॉर्मेशन बाय विच ए नेचुरल पर्सन कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। अगर कोई लिविंग पर्सन, कोई नेचुरल पर्सन अगर किसी डाटा के द्वारा, किसी सेट ऑफ डाटा के द्वारा आइडेंटिफाई हो रहा है तो वो पर्सनल हो गया। और जिस डाटा के द्वारा इस किसी का आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है उसको बोलते हैं नॉन पर्सनल डाटा। नॉन पर्सनल डाटा में क्या हो गया, जैसे कंपनीज के बारे में, कंपनी अथॉरिटीज के बारे में, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ कंपनी। अगर कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर है तो ये तो किसी इंडिविजुअल के बारे में थोड़े बता रही, तो कंपनी के बारे में बता रहा है। कंपनी लिविंग इंडिविजुअल तो है नहीं, ये लिविंग तो है नहीं, तो ये क्या हो गया, अगर किसी लिविंग इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, आइडेंटिटी को वहाँ पे कंफर्म नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे डाटा को बोलते हैं, जैसे कंपनी का कॉन्टैक्ट डिटेल है तो ये डिटेल किसी इंसान का नहीं है, ये है कंपनी का। तो इस तरह का जो इंफॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं नॉन पर्सनल डाटा। लेकिन अच्छा, ये कंपनी में है तो कंपनी का जो एम्प्लॉय है ना उसका डाटा नहीं है। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी का कोई कॉन्टैक्ट डिटेल है तो ये है कंपनी का, इसके एम्प्लॉय का नहीं है। एम्प्लॉय का अपना पर्सनल डाटा होता है कॉन्टैक्ट डिटेल, तो एम्प्लॉय का जो डिटेल है ना वो पर्सनल डाटा माना जाता है। ये कंपनी का है वही नॉन पर्सनल हो सकता है। डिजिटल पर्सनल डाटा क्या है, तो कोई पर्सनल डाटा जो ऑनलाइन डिजिटल फॉर्मेट में कलेक्ट किया जा रहा है, अगर वो डिजिटल फॉर्मेट में है तभी उसको डिजिटल पर्सनल डाटा बोला जाएगा। ये ऑनलाइन भी कलेक्ट किया जा सकता है या ऑफलाइन कलेक्ट करो, ऑफलाइन कलेक्शन। हाँ, इसके बाद से क्या किया जाता है, इसका डिजिटाइजेशन कर दिए। तो ये क्या हो गया, ये भी आ गया आपका डिजिटल पर्सनल डाटा। ऑफलाइन है, अगर ऑफलाइन कलेक्ट करके वहीं पे छोड़ दिए तो वो आपका डिजिटल पर्सनल डाटा नहीं होगा, बशर्ते अगर आप उसको डिजिटाइज करते हैं। अगर आपने कॉपी में लिखा किसी डाटा को और उसको बाद में कंप्यूटर में उसको कर लिया सेव, मोबाइल में उसको सेव कर लिया, तो वो क्या हो गया, उसको डिजिटल फॉर्मेट में आपने बदल दिया, उसको डिजिटाइज कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये आपका डिजिटल पर्सनल डाटा हो गया। पर्सनल डाटा विच इज कलेक्टेड ऑफलाइन एंड इज नॉट डिजिटाइज इज नॉट कवर अंडर द एक्ट। चूंकि अगर ये ऑफलाइन डाटा अगर कलेक्ट किया जा रहा है और उसको अगर डिजिटाइज नहीं किया जा रहे थे तो डिजिटल पर्सनल डाटा होगा ही नहीं। तो डिजिटल पर्सनल डाटा जो नहीं होगा वो डिजिटल पर्सनल डाटा एक्ट में कैसे कवर होगा। तो इसलिए ये याद रखना है कि जो डाटा डिजिटल रूप में नहीं है, ऑफलाइन कलेक्ट किया जा रहा है, नॉन डिजिटल फॉर्म में है, तो वो इस एक्ट के अंदर कवर नहीं होगा।
अब आते हैं, देखते हैं कि डाटा प्रिंसिपल क्या है। तो जिस पर्सन का डाटा होता है वो पर्सन कहलाता है डाटा प्रिंसिपल। जैसे मान लीजिए कि एक फ़ोन नंबर है, कि कोई फ़ोन नंबर है, ये फ़ोन नंबर किसी एक इंसान, इस इंसान की है एक्स। तो ये डाटा क्या हो गया, ये तो हो गया आपका डिजिटल डाटा, डिजिटल पर्सनल डाटा। और एक्स क्या हो गया, जिस इंसान का ये डाटा है वो हो गया डाटा प्रिंसिपल। यहां क्लियर हुआ कि जिस इंसान का जो डाटा होता है वो इंसान कहलाता है डाटा प्रिंसिपल। अब एक होता है डाटा फिडुसरी। डाटा फिडुसरी का मतलब है कि पर्सन, कंपनीज एंड गवर्नमेंट एंटिटीज हु प्रोसेस द डाटा। आपका ये डाटा है, आपका फ़ोन नंबर है, इस एक्स इंसान का फ़ोन नंबर है, इसको रख रही है ये वाई कंपनी। वाई कंपनी अपने वेबसाइट पे उसको सेव करके रखी है, अपने सर्वर में सेव करके रखी है। तो ये क्या हो गया, वाई हो गया, वाई एक कंपनी है, ये कंपनी है। तो कंपनी क्या हो गई, ये हो गई डाटा फिडुसरी। क्यों, क्योंकि ये डाटा को प्रोसेस करे। ये डाटा प्रोसेसिंग का मतलब है कि अगर डाटा का आप कलेक्ट करके रखे हैं, आप उसको स्टोरेज किए हैं, या आप उस डाटा को किसी दूसरे फॉर्मेट में बदल रहे हैं, या कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं उस डाटा पे, मोबाइल में, कंप्यूटर में, अगर उस डाटा को लेकर के आप कोई भी सेट ऑफ डाटा उससे निकाल रहे हैं, कुछ उसमें ऐड कर रहे हैं, कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, तो वो क्या है, ये सारी चीज़ें कहलाती हैं डाटा प्रोसेसिंग। तो जो डाटा प्रोसेसिंग करता है वो हो गया डाटा फिड्यूसरी। डाटा जिससे रिलेट करता है, जिस इंडिविजुअल का डाटा होता है उसको बोलते हैं डाटा प्रिंसिपल। डाटा प्रिंसिपल और डाटा फिड्यूसरी यहाँ पे क्लियर हुआ। आगे देखते हैं इस डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट का एम क्या है, यहाँ पे क्या क्या इस से हमको चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है इससे। पहला है नीड ऑफ डाटा प्रोसेसिंग फॉर लॉफुल पर्पसेस। ये याद रखना, ये याद रखना, हमारा पर्पस है कि जो डाटा प्रोसेसिंग हो रही है, तो डाटा प्रोसेसिंग हो वो कानून के दायरे में रह के हो, लॉफुल पर्पस के लिए हो, कानून सम्मत तरीके से हो, ठीक ना। उसका मिस यूज ना हो, किसी दूसरे के डाटा के साथ में कोई ऐसा वहाँ पे प्रोसेसिंग नहीं हो जिससे उसको कोई नुकसान पहुँचे। तो इस चीज़ की ज़रूरत को समझते हुए कि जो डाटा प्रोसेसिंग है ये लॉफुल तरीके से हो, कोई कंपनी है ये किसी इंडिविजुअल के डाटा इसका लॉफुल इस्तेमाल कर रही है, लॉफुल इस्तेमाल करे, इसके लिए बनाया गया है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन। ये रेगुलेट करना चाहती है प्रोसेसिंग को। आप किसी के डाटा को कैसे स्टोर करते हैं, उस डाटा को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, उस डाटा का कोई मिसयूज नहीं करते हैं, इस चीज़ों को इंश्योर करने के लिए सरकार क्या करेगी, उसको रेगुलेट करेगी। तो सरकार का पर्पस है कि यहाँ पे रेगुलेशन करना है, लॉफुल यूज हो डाटा का, उसको इंश्योर करना है। इंश्योरिंग इंडिविजुअल राइट 2017 में जो राइट टू प्राइवेसी, इसको फंडामेंटल राइट माना गया। फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है गवर्नमेंट का, इसको गवर्नमेंट करने का दायित्व है कि फंडामेंटल राइट का यहाँ पे प्रोटेक्शन हो। तो इसलिए इस बिल के, इस एक्ट के द्वारा इंडिविजुअल के राइट को यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल रहा है।
कैसे ये प्रोटेक्ट कर रही है पर्सन को, डाटा को। यहाँ पे ऑब्लिगेशन की बात आती है, बाई प्रोवाइडिंग ऑब्लिगेशन ऑफ फ्यूडिशरी। जो डाटा फिड्यूसरी है, डाटा फिड्यूसरी मतलब जो आपके डाटा को स्टोर कर रहा है। जहाँ पर डाटा फिड्यूसरी की बात आई, कंपनी वगैरह की नाम ले लिया कंपनी, जो कंपनी आपके डाटा को स्टोर कर रही है उसके साथ में कोई भी सेट ऑफ ऑपरेशन कर रही है, तो वो हो गई डाटा फिड्यूसरी। तो डाटा फिड्यूसरी के ऊपर यहाँ पे ऑब्लिगेशन लगाया गया है, उसके ऊपर ये दायित्व दिया गया, उसको जिम्मेदारी दी गई है कि जो डाटा प्रोसेसिंग आप कर रहे हो उसको लॉफुल तरीके से कीजिए। तो इस ऑब्लिगेशन की वजह से क्या होगा कि इसका कोई अनलॉफुल यूज ये नहीं हो पाएगा। जो भी इसका यूज होगा लॉफुल तरीके से होगा, जिससे कि जो डाटा प्रिंसिपल है उसके किसी अधिकारों का हनन नहीं हो। ये प्रोवाइड कर रहा है राइट एंड ड्यूटीज ऑफ डाटा प्रिंसिपल। ऐसा नहीं है कि केवल कंपनी के ऊपर ही सब कुछ है। जो डाटा प्रिंसिपल है, मतलब जिसका डाटा है, जो इंसान का डाटा है, उसके ऊपर कुछ दायित्व यहाँ पे लादे जा रहे हैं, कुछ उसको ड्यूटी उसको दी जा रही है, और कुछ उसको अधिकार भी मिल रहा है कि अगर उसके डाटा के साथ में कोई गड़बड़ होता है तो उसको क्या क्या अधिकार होगा, जिससे वो उस जो उसका नुकसान है उसको भरपाई कर पाए। तो डाटा प्रिंसिपल के लिए राइट एंड ड्यूटीज का यहाँ पे प्रोविजन है, याद रखना है। राइट एंड ड्यूटी एक इसके लिए है, डाटा प्रिंसिपल के लिए है। ऑब्लिगेशन किसके लिए है? ये डाटा फिड्यूसरी के लिए है, कंपनी के लिए है ऑब्लिगेशन, इसके लिए है राइट एंड ड्यूटीज डाटा प्रिंसिपल के लिए। और फाइनेंशियल पेनल्टी की बात इसमें की गई है कि फॉर डाटा ब्रीच अगर कोई भी कर रहा है, कोई कंपनी कर रही है, तो डाटा ब्रीच के केस में क्या होगा, पेनल्टी लगेगी। अगर किसी इंडिविजुअल के राइट का यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है तो पेनल्टी लगेगी, फाइनेंशियल पेनल्टी लगेगी, जुर्माना लगेगा। अगर कोई अपने ड्यूटी सही से निभा रहा है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। ऑब्लिगेशन इसके ऊपर है, डाटा फिड्यूसरी के ऊपर, इसको पूरा करना उसका दायित्व है। वो उसके लिए मैंडेटरी प्रोविजन बनाया गया है कि आपको इस ऑब्लिगेशन को पूरा करना है, अगर नहीं कीजिएगा तो फाइनेंशियल पेनल्टी लगेगी। की प्रोविजंस ऑफ डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। जो डिजिटल पर्सनल है, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है, जो एक्ट है, ये क्या कर रहा है, जो प्रोविजन बना रहा है, जो इसकी अप्लीकेबिलिटी की बात आ रही है, तो ये इंडिया में अगर कोई भी प्रोसेसिंग हो रही है, डाटा की प्रोसेसिंग, अगर कोई भी डाटा की प्रोसेसिंग इंडिया में हो रही है, तो यहाँ पे ये एक्ट लागू हो जाएगा। जो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट का जो प्रोविजन है इस पे लागू होंगे। अगर डाटा प्रोसेसिंग कहाँ पे हो रही है, इंडिया में, किस फॉर्म में, या तो डिजिटल फॉर्म में हो रही है, डिजिटल फॉर्म में हो गए तो डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन के अंतर्गत डायरेक्ट आएगी। अगर नॉन डिजिटल फॉर्म में है, जैसे इसको डिजिटाइज कीजिएगा तो ये जो नॉन डिजिटल डाटा है वो डिजिटल डाटा हो जाएगा, डिजिटल पर्सनल डाटा हो जाएगा। और डिजिटल पर्सनल डाटा जैसे होगा, अगर ये डाटा अगर डिजिटाइजेशन के बाद से डिजिटल डाटा, डिजिटल पर्सनल डाटा हो गया, जैसे डिजिटल पर्सनल डाटा हुआ तो इसको इसके अंदर कवर हो जाएगा।
तो ये दोनों रूप में है कि अगर डिजिटल फॉर्म में है तो भी आएगा, नॉन डिजिटल फॉर्म में है और उसके बाद से उसको डिजिटाइज किया जा रहा है तो भी आएगा। अगर नॉन डिजिटल रूप में है और डिजिटाइज नहीं किए करेंगे तो ये इस एक्ट के अंतर्गत कवर नहीं होगा और इसके लिए आप सरकार से ये नहीं कह सकते कि हमारे अधिकार का यहाँ पे हनन हो रहा है। तो एप्लीकेबिलिटी आप देखें कि इंडिया के अंदर जो भी डाटा प्रोसेसिंग हो रहा है उसके ऊपर ये लागू होगा। अगर कोई आउटसाइड ऑफ इंडिया, अगर देश के बाहर भी कोई डाटा प्रोसेस हो रहा है तो उस पे लागू होगा। किस केस में? अगर वो गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया में प्रोवाइड कर रहा है। प्रोसेसिंग क्यों करेगा? अगर यहाँ पे सर्विस दे रहा है, यहाँ पे कोई गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि फेसबुक है। फेसबुक क्या है? ये अमेरिका में बैठी हुई कंपनी है। तो ये डाटा प्रोसेसिंग आपका कहाँ हो रहा है? इंडिया में हो रहा है? नहीं, ये इंडिया में नहीं हो रहा है, ये आउटसाइड ऑफ इंडिया हो रहा है। ये यहाँ पे क्या कर रही है? सर्विस प्रोवाइड कर रही है इंडिया में। तो अगर ये इंडिया में सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो डाटा प्रोसेसिंग देश के बाहर भी हो सकता है। आउटसाइड इंडिया डाटा प्रोसेसिंग यहाँ पे हो सकता है। तो जैसे अगर डाटा प्रोसेसिंग देश के बाहर हो रहा है तो यहाँ पे कवर हो जाता है इस एक्ट के अंतर्गत। किस पे अप्लाई नहीं होगा? पर्सनल डाटा प्रोसेस्ड फॉर एनी पर्सनल पर्पस। अगर आप कोई अपना पर्सनल डाटा है, आप खुद से उसको प्रोसेस कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हो अपने जो भी अपने डिवाइसेस वगैरह हैं, तो वो यहाँ पे कवर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको पर्सनल पर्पस के लिए नहीं बनाया गया है। पर्सनल डाटा दैट इज मेड और कॉज टू बी मेड पब्लिकली अवेलेबल बाय डाटा प्रिंसिपल। पहले देखें कि पर्सनल वाले केस में लागू नहीं होगा। और देखिए, पर्सनल डाटा दैट इज मेड और कॉज टू बी मेड पब्लिकली अवेलेबल बाय डाटा प्रिंसिपल टू हुम सच पर्सनल डाटा रिलेट। अगर कोई इंसान है, कोई डाटा प्रिंसिपल है, वो खुद से अपनी इच्छा से कोई डाटा को पब्लिकली अवेलेबल करा रहा है तो वहां पे ये लागू नहीं होगा। एनी अदर पर्सन हु इज अंडर लीगल ऑब्लिगेशंस टू डू सो। ये कौन कर सकता है? पर्सनल डाटा को पब्लिकली अवेलेबल कौन कर सकता है? या तो खुद से कीजिए, डाटा पर्सनल करे। अगर डाटा जो पर्सनल प्रिंसिपल है, ये अगर खुद से करने ऑपरेट करने की पोजीशन में नहीं हो, मान लीजिए कोई बच्चा है, चाइल्ड है, कोई विकलांग है, कोई डिसेबल्ड है, तो इसके गार्जियन कर रहे हैं अवेलेबल, अगर तो यहाँ पे पर्सनल डाटा को यहाँ पे एक अब अवेलेबल करा रहा है तो देखे अपना यहाँ पे ये कवर नहीं होगा। अब आती है कंसेंट की बात। कंसेंट वाले प्रोविजन में है कि यहाँ पे लॉफुल पर्पस के लिए डाटा प्रोसेसिंग होगी। कोई भी डाटा प्रोसेसिंग होगी तो वो लॉफुल पर्पस से होगी। और ये कब होगी? जब आप कंसेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आप अगर कंसेंट प्रोवाइड नहीं करते हैं तो कंपनी आपके डाटा का इस्तेमाल नहीं कर सकती है, उसका प्रोसेसिंग नहीं कर सकती है। और राइट टू विड्रॉ कंसेंट, कंसेंट विड्रॉ करने का अधिकार है किसी भी टाइम पे। किसी भी टाइम पे आप अपना कंसेंट को विड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए इसमें प्रोविजन बनाया गया है। कंसेंट विल बी रिक्वायर्ड फॉर लेजिटिमेट यूजेज। अगर यहाँ पे
कोई लेजिटिमेट यूज है तो वहाँ के लिए आपके कंसेंट की ज़रूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर पीडीएस सिस्टम है, मान लिए कि कोई सरकार की सुविधा का आप लाभ ले रहे हैं और डाटा का आप कंसेंट भी नहीं दे रहे हैं, तो कैसे होगा? नहीं होगा ना। अगर आप बेनिफिशरी हैं किसी सरकार की स्कीम का, मेडिकल इमरजेंसी के सिचुएशन में, मान लिए कि आपके साथ में कोई दुर्घटना हो गई, तो आपसे उसमें आपसे कंसेंट कोई पूछेगा? नहीं पूछेगा ना। इमरजेंसी के सिचुएशन में यहाँ पे कंसेंट वाली बात लागू नहीं होगी। कंसेंट कब होगी? जब यहाँ पे आप इन गवर्नमेंट से लेजिटिमेट सर्विसेज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका कंसेंट मैटर करता है। अगर आप सरकार से किसी बेनिफिट को पाने की इच्छा रखते हैं और आप अपना कंसेंट नहीं दे रहे अपने डाटा के लिए, तो नहीं हो पाएगा ये। इन केस ऑफ चाइल्ड अ पर्सन विथ डिसेबिलिटी कंसेंट, आप अगर एडल्ट हैं तो आप तो कंसेंट दे दिए, लेकिन अगर चाइल्ड है तो उसका गार्जियन देगा। कोई डिसेबल पर्सन है तो वो उसका जो लीगल गार्डियन होगा, जिसको ऑथोराइज किया है उसने डिसीजन लेने के लिए, वो लेगा यहाँ पे। तो जब कंसेंट की बात आती है तो कंसेंट चाइल्ड के केस में उसके पेरेंट्स ले सकते हैं, उसके जो गार्जियन हैं। अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन है तो वहाँ पे कंसेंट लेगा उसका जो लीगल गार्डियन है। और अगर आप किसी लेजिटिमेट सर्विसेज जो है उसको आप यूज करना चाहते हैं, किसी सरकार के किसी बेनिफिट को यूज करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपके कंसेंट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। आप अपना कंसेंट दें या ना दें, आपके डाटा के साथ प्रोसेसिंग होगी अगर आप सुविधा का लाभ ले रहे हैं। मेडिकल इमरजेंसी के किसी सिचुएशन में वो नहीं लागू होगा। इसमें एक डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, इस एक्ट के द्वारा डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया का यहाँ पे स्टेब्लिशमेंट किया गया है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसका फंक्शन क्या है? डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फंक्शन है मॉनिटरिंग कंप्लायंस। हमने एक कानून बना दिया तो इसका कंप्लायंस कितना हो रहा है, कितना अमल हो रहा है इसका, इस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए, पेनाल्टी को इम्पोज करने के लिए। एक कंप्लायंस देखना है और एक है पेनाल्टी, पेनाल्टी को इम्पोज करना है। इसके लिए ये डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया है, ऑथोराइज्ड है। ये क्या और कर सकता है? डायरेक्टिंग डाटा फिडुसरी टू टेक नेसेसरी मेजर्स ऑफ डाटा ब्रीच ऑकर्स। अगर डाटा ब्रीच हो रहा है, किसी के डाटा की चोरी हो रही है, चाहे डाटा के साथ में किसी प्रकार का छेड़छाड़ हो रहा है, डाटा किसी गलत जगह पे जा रही है, तो आप क्या कर सकते हैं? इसके माध्यम से आप कंट्रोल कर सकते हैं। जो डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया है, डीपीबीआई है, ये डायरेक्ट करेगी जो कंपनी है, जो डाटा फिडुसरी है, कि क्या क्या नेसेसरी मेजर्स को, क्या क्या उपाय करने हैं कि डाटा ब्रीच ना हो। अगर हो गया है तो कैसे उसको नुकसान को कैसे, उसके नुकसान को कैसे मिनिमाइज किया जाए, उसको फ्यूचर में होने से कैसे रोका जाए। तो इसलिए ये डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है कि ये जो जितने भी काम यहाँ पे दिखाए गए हैं उसको करे। ग्रीवांस रिड्रेसल, मान लिए कि यहाँ पे सब कुछ हो रहा है फिर भी आपके साथ में कुछ
गलत हो गया, आपका डाटा के साथ किसी भी तरह का कोई अनलॉफुल जो एक्टिविटी है, किसी भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के लिए आपका डाटा चला गया, आपको उससे कोई नुकसान हो गया, मान लीजिए कि आपका कोई फाइनेंशियल रिकॉर्ड है उसकी वजह से अगर आपको कोई फाइनेंशियल लॉस हो रहा है तो आप कहाँ जाइएगा? आप जाइएगा डीपीबीआई के पास में, इस बोर्ड के पास में जाइएगा, तो आपकी जो ग्रीवांस है, आपकी जो समस्या है, उसको सुनने के लिए वो ऑथोराइज्ड है, वो सुनेगा, वो आपकी समस्या का समाधान करेगा। ये बोर्ड का जो मेंबर है इसको 2 साल का टर्म दिया गया है, और ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है ये प्रीलिम्स के लिए, कि ये एलिजिबल है, इसको दोबारा रिपॉइंट किया जा सकता है। मतलब 2 साल का जैसे उसका टर्म पूरा हुआ तो फिर से दोबारा भी वहाँ पे उसका अपॉइंटमेंट हो सकता है, इसके लिए वो एलिजिबल है। अगर अपील करना है, डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, मान लीजिए कि आपके साथ में कोई समस्या हो रहा है, आपकी कोई प्रॉब्लम है, उसका समाधान वो नहीं कर पाया, या कोई समाधान किया जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप कहाँ जा सकते हैं? उसके खिलाफ अपील कहाँ कर सकते हैं? ये अपील करने के लिए ये बॉडी है टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। एक अपीलेट ट्रिब्यूनल है ये, अपीलेट ट्रिब्यूनल का काम क्या होता है कि जो निचले श्रेणी से जो डिसीजन वगैरह आए होते हैं तो उसको वहाँ पे अपील किया जाता है। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल है जो टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अपील कर सकते हैं आप इसके जो डिसीजंस आई हैं उसके खिलाफ, अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो। राइट एंड ड्यूटीज ऑफ डाटा प्रिंसिपल, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि एक डाटा प्रिंसिपल की क्या क्या राइट है और क्या क्या उसकी ड्यूटी है। डाटा प्रिंसिपल मतलब जिसका डाटा है, जिस इंसान का डाटा है, तो डाटा प्रिंसिपल के पास में ये राइट है कि वो इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन कर सकता है अबाउट प्रोसेसिंग। आप ये जान सकते हैं कि आपके किस किस डाटा के साथ में क्या क्या हो रहा है, क्या उस डाटा के साथ में प्रोसेसिंग हो रहा है। करेक्शनल मेजर्स यहाँ पे कर सकते हैं और इरेजनल मेजर्स। मान लीजिए कि आपका ये आधार है, आधार यहाँ पे आपका डाटा है, यहाँ पे कोई अगर गलत इंफॉर्मेशन यहाँ पे पहुंची है, किसी मतलब इंटेंशन की वजह से नहीं, किसी बिना इंटेंशन के या कोई यहाँ पे गलत इंफॉर्मेशन पहुंच गई है, तो आप उसको क्या करा सकते हैं? उसको करेक्ट करा सकते हैं। यहाँ पे करेक्ट कराते हैं कि नहीं? करेक्ट यहाँ पे करा सकते हैं, करेक्ट कीजिएगा। चाहे इरिजिनल मेजर्स, कोई भी डैशबोर्ड है किसी भी प्लेटफॉर्म का, किसी वेबसाइट का, मान लीजिए कि वहाँ पे आपका कोई डाटा है जो वहाँ पे गलत रखा गया है, तो आपने उसको करेक्ट तो करा दिया, लेकिन जो गलत इन्फॉर्मेशन है उसको इरेज कराना है, उसको वहाँ से हटाना है, उसको मिटाना है, तो उसके लिए भी आपके पास में अधिकार है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। वहाँ पे ग्रीवांस रिड्रेसल का अधिकार है, किसी भी डाटा प्रिंसिपल को इस बात का अधिकार है कि अगर उसकी किसी भी अधिकारों का हनन होता है तो वो शिकायत निवारण जो यहाँ पे व्यवस्था है, डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया है, उसके पास में जाके शिकायत कर सकता है आपके ग्रीवांस का रिड्रेसल के लिए। राइट टू नॉमिनेट ए पर्सन टू एक्सरसाइज राइट इन केस ऑफ डेथ और इनकैपेसिटी, अगर किसी इंसान का डेथ हो गया है तो उससे संबंधित जो पर्सनल डाटा है उसके लिए कौन ऑथोराइज है, उसके लिए नॉमिनेट किया जाता है किसी पर्सन को, तो नॉमिनेट करने का यहाँ पे अधिकार है
एक पर्सन को कि अगर हम मान लिया कि कोई इंसान है, वो अपने पर्सनल डाटा को कैसे इस्तेमाल करना है उसके लिए वो नॉमिनेट कर रहा है अपना बेटा बेटी को, किसी को नॉमिनेट कर रहा है कि हम मर जाएंगे तो उससे संबंधित जो डिसीजन लेना है ये पर्सन लेगा। चाहे अगर कोई पर्सन है, मान लीजिए कि जिंदा ही है, लेकिन उसका क्या है, उसके पास में इस बात की कैपेसिटी नहीं है कि वो डिसाइड कर सके, वो मान लीजिए कि डिसेबल है, उसके पास में कैपेसिटी नहीं है, तो वो अपना एक गार्जियन को, जो उसका लीगल गार्जियन, उसको ऑथोराइज कर सकता है कि वो डिसीजन ले सकता है। इट विल बी ड्यूटी ऑफ डाटा प्रिंसिपल टू नॉट रजिस्टर ए फॉल्स और फ्रिवलस कंप्लेंट। आपने तो अभी पीछे देखा अधिकार कि क्या क्या अधिकार है, यहाँ पे ड्यूटी की बात है। यहाँ पे ड्यूटी की बात है कि कोई भी गलत कंप्लेंट आप नहीं करेंगे, कोई भी गलत इंफॉर्मेशन आप नहीं देंगे, फॉल्स इंफॉर्मेशन को आप नहीं एंट्री कर, किसी को आप डाटा दे, मान लिया आधार में आप अपना डाटा दे रहे हैं, एड्रेस गलत बता रहे हैं, फ़ोन नंबर गलत बता रहे हैं, तो ये फॉल्स पार्टिकुलर्स को आप यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते हैं। ऐसा कीजिएगा तो आपके ऊपर फाइन लगेगा। वायलेशन ऑफ एनी ड्यूटी पनिशेबल विथ पेनल्टी अप टू 10,000 तक का जुर्माना आपके ऊपर लग सकता है अगर आप कोई गलत इंफॉर्मेशन फर्निश कर रहे हैं, कोई गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वहाँ पे, तो या कोई गलत शिकायत कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपकी साथ में कोई धोखा हुआ नहीं, आप धोखे का शिकायत कर दिए, तो गलत ही कंप्लेंट किए हैं ना, तो आप इसमें आप पनिश किया जाएगा पेनल्टी के द्वारा। और डाटा फिडुसरी की क्या ऑब्लिगेशन है, हमने देखा है कि जो डाटा प्रिंसिपल है उसको राइट एंड ड्यूटी दिया गया है। यहाँ पे डाटा फिडुसरी को यहाँ पे उसको दायित्व दिया गया है, चूंकि वो बल्क ऑफ डाटा को प्रोसेस कर रहा है। तो यहाँ पे एंश्योर एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ डाटा। मान लीजिए कि कोई इंसान अगर आधार के लिए यूआईडीआई को कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो वो इस प्लेटफॉर्म की भी जिम्मेदारी है, इस अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे कि जो डाटा दिया जा रहा है करेक्ट है, एक्यूरेट है। डाटा एक्यूरेसी को इंश्योर करने का काम है डाटा फिडुसरी का, और डाटा कंप्लीट है, ठीक ना। डेट ऑफ बर्थ की बात आ रही है, आप महीने बता दिए, साल बता दिए, ये कंप्लीट डाटा है नहीं है, डाटा कंप्लीट। यहाँ पे इस चीज़ को इंश्योर करना कि डेट मंथ ईयर सब हो, तो ये डाटा फिडुसरी की जिम्मेदारी है। बिल्ड रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड टू प्रिवेंट डाटा ब्रीच। अब मान लीजिए कि कोई कंपनी आपने खोल के बैठा हुआ है, आप लाखों करोड़ों की संख्या में डाटा को प्रोसेस कर रहे हैं, और आपने कोई डाटा ब्रीच से बचने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया है, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको एक रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड को यहाँ पे बनाना होगा कि आप डाटा को ब्रीच को प्रिवेंट कर सकें। जो भी आपके डाटा की चोरी हो रही है, डाटा का ब्रीच हो रहा है, कोई धोखाधड़ी हो रही है, उससे बचने के लिए आपको ये सेफगार्ड मैकेनिज्म को डेवलप करना है। ये डाटा फिडुसरी की जो कंपनी है उसकी जिम्मेदारी है। इन्फॉर्म डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया एंड अफेक्टेड पर्सन इन केस ऑफ डाटा ब्रीच। अगर कहीं पे भी डाटा ब्रीच हो रहा है, तो जो अफेक्टेड पर्सन है उसको भी आप इन्फॉर्म करना है, और इसको तो करना ही है डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, चूंकि ये एक इक्विप्ड है, इसके पास में टूल्स हैं उसको हैंडल करने के लिए, रिसोर्सेज हैं इसके पास में। इरेज पर्सनल डाटा एज सुन एज द पर्पस हैज बीन मेट। और क्या है कि जो डाटा फिडुसरी की जिम्मेदारी है कि जिस काम के लिए उसने डाटा को आपको कलेक्ट किया है, उसको लिया है, जैसे पर्पस पूरा हुआ आपके डाटा को वो इरेज करे। हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं, किसी हॉस्पिटल में, तो आपके हेल्थ का रिकॉर्ड रखा है, हेल्थ का रिकॉर्ड आप उसको दिए, आपका इलाज हो गया, सब कुछ सही हो गया, तो हेल्थ का रिकॉर्ड ये वाला है, ये डिलीट करते, ये इसकी जिम्मेदारी है, इसको इरेज करे।
हॉस्पिटल। ऐसे ही कंपनी के लिए है, एक एग्जाम्पल है ये। तो जब ही आपका पर्पस पूरा हो गया, जैसे पर्पस पूरा हो गया, तो जो आपका जो पर्सनल डाटा है, डिजिटल पर्सनल डाटा, उसको इरेज करना, ये जिम्मेदारी है डाटा फिडुसरी की। और जो डाटा फिडुसरी है उसकी एक और कैटेगराइजेशन होता है, एक होता है सिग्निफिकेंट डाटा फिडुसरी। बाकी डाटा फिडुसरी है एक सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट क्यों? यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे अधिकार है कि ये नोटिफाई करेगा किसी डाटा फिडुसरी को। कुछ फैक्टर हैं, इन फैक्टर के आधार पे कितना डाटा वो प्रोसेस कर रहा है, किस तरह का डाटा, कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर, जैसे आधार है, ये आधार है, आपका पर्सनल डाटा है, आपका एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल है, एड्रेस है, आपका बायोमेट्रिक है। अगर ये सारी डेटा बल्क आप इसका करोड़्स में है, तो यहाँ पे बल्क आपको वॉल्यूम भी अच्छा खासा दिखेगा। सेंसिटिव, ये बायोमेट्रिक डाटा है, सेंसिटिव है कि नहीं? ये सेंसिटिव डाटा है। तो अगर इस तरीके की बात आती है, सेंसिटिविटी की बात आती है, वॉल्यूम की बात आती है, तो उसके आधार पे किसी डाटा प्रिंसिपल को सिग्निफिकेंट डाटा फिडुसरी, किसी डाटा फिडुसरी को सिग्निफिकेंट डाटा फिडुसरी का यहाँ पे स्टेटस दिया जाता है। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और कुछ कुछ डाटा हैं जिसका इम्पैक्ट हमारे देश की इंटीग्रिटी के, सोवरेनिटी के, यूनिटी के ऊपर पड़ सकता है। तो अगर इस तरीके का कोई डाटा है तो उस डाटा जो फिडुसरी है उसको सिग्निफिकेंट डाटा फिडुसरी का स्टेटस दिया जा सकता है सरकार के द्वारा। सिग्निफिकेंट डाटा फिडुसरी का स्टेटस देने का मकसद क्या है कि ये ज़्यादा मेजर्स को अपनाए, ज़्यादा यहाँ पे प्रोटेक्शन का यहाँ पे व्यवस्था करे, चूँकि यहाँ पे डाटा ब्रीच की संभावनाएं ज़्यादा हैं और डाटा ब्रीच के बाद से नुकसान, यहाँ पे जो नुकसान होना चाहिए आपको, जो लॉस है, लॉस यहाँ पे सिग्निफिकेंट लॉस हो सकता है, ये बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो इससे बचने के लिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही एडिशनल सेफ गार्ड मैकेनिज्म को डेवलप करना होता है, यहाँ पे इम्प्लॉय करना होता है उसको। तो इसलिए सिग्निफिकेंट डाटा फिडुसरी का स्टेटस दिया जाता है। क्या क्या रिस्क है यहाँ पे, क्या सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, पब्लिक ऑर्डर पे क्या, इन फैक्टर को ध्यान में रखते हुए सिग्निफिकेंट डाटा फिडुसरी का स्टेटस दिया जाता है। याद रहेगा, एक क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इन सब चीज़ों को। एप्लीकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डाटा फिडुसरी क्या है? चूंकि जैसे उसको सिग्निफिकेंट डाटा फिडुसरी से सिग्निफिकेंट डाटा फिडुसरी बना रहे हैं, तो उसके लिए ये मैंडेटरी हो गया कि वो डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर को नियुक्त करेगा कि अगर कोई भी ग्रीवांस होता है तो उसको वो रिड्रेस करेगा। डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर है, अपने प्लेटफॉर्म पे उसको रखेगा। अपॉइंटिंग एन इंडिपेंडेंट डाटा ऑडिटर। अब जब इतना बड़ा आपको स्टेट, इतने बड़े बल्क वॉल्यूम पे आप ऑपरेट कर रहे हो, इतनी आपके ऊपर जिम्मेदारी है, तो आप जो सरकार का जो गाइडलाइन है, सरकार की जो डायरेक्शन है, उसको आप कितना फॉलो करते हैं, उस चीज़ को जांच करने के लिए डाटा ऑडिटर की ज़रूरत होती है। आपके पास में जो डाटा है ये कितना सेफ है, ये कितना सेफ है, इसको इंश्योर करने के लिए डाटा ऑडिटर की ज़रूरत होती है। जो ऐसा नहीं कि आप अपने कर्मचारी, किसी कर्मचारी को रख ले, नहीं, आप किसी इंडिपेंडेंट ऑडिटर को यहाँ पे लाइएगा, ये ऑडिट करके बताएगा कि आपका जो डाटा प्रोटेक्शन सिस्टम है कितना कारगर है, यहाँ पे क्या क्या लूप होल है। अंडरटेकिंग इम्पैक्ट असेसमेंट, और ये डाटा ऑडिटर के माध्यम से या और भी माध्यम से ये इम्पैक्ट असेसमेंट करेगा जो सिग्निफिकेंट डाटा फिडुसरी है, कि अगर डाटा ब्रीच होता है तो नुकसान कितना होगा,
हम्म, किसी भी प्रकार का कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है, क्या क्या इम्पैक्ट होता है, उसका असेसमेंट करने का यहाँ पे ऑब्लिगेशन है। किसको किसको एग्जेम्पशंस दिया गया है, क्योंकि जो ये जो एक्ट है हमने तो देख लिया किसके किसके ऊपर लागू होगा, किस केस में लागू होगा, देश के बाहर किस केस में लागू होगा, देश के अंदर किस केस में लागू होगा, किस पे लागू नहीं होगा। अब देखते हैं एग्जाम्पशंस किसको किसको दिया गया है कि एक्ट से ये एग्जाम्प्ट रहेगा, इसके एक्ट जो इस एक्ट के प्रोविजंस हैं इसके ऊपर नहीं लागू होंगे। तो राइट ऑफ डाटा प्रिंसिपल ऑब्लिगेशन ऑफ डाटा फ्यूडुसरी एक्सेप्ट डाटा सिक्योरिटी, ये दोनों है जो राइट, ये डाटा प्रिंसिपल को है राइट, ऑब्लिगेशन ऑफ डाटा फ्यूडुसरी, ये दोनों जो केस हैं इस पे लागू नहीं होंगे। किस फॉलोइंग केसेस में, कुछ कुछ केसेज हैं जहाँ पे लागू होंगे, नहीं होंगे। लेकिन अच्छा एक बात बताइए कि जो डाटा की सिक्योरिटी की बात है इससे कोई नहीं बच सकता। जहाँ पर डाटा सिक्योरिटी की बात आती है ना, तो चाहे आप किसी एजेंसी को वहाँ पे एग्जेम्प्ट किए हैं, एग्जेम्प्ट कैटेगरी में डाले हैं, मतलब यहाँ पे ये एक्ट के प्रोविजंस लागू नहीं होंगे, तो उस केस में भी डाटा सिक्योरिटी की बात वहां पे लागू होगी, चाहे उसको एग्जाम्पशन में है या चाहे जिसके ऊपर लागू हो रहा है। तो ये दोनों जो केसेस हैं, इन केसेस में इसको एग्जाम्पशन दिया गया है। नोटिफाइज एजेंसीज इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी सोवरेनिटी पब्लिक ऑर्डर, मान लीजिए कि आपका जो एनआईए है, यह हमारी देश की सुरक्षा के लिए है, तो एनआईए को आप यहाँ पे इसके प्रोविजंस को मानने के लिए बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। लेकिन एनआईए आपकी अगर कोई डाटा अगर रख रही है तो उस डाटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना उसका जिम्मेदारी है कि नहीं है। भले बाकी प्रोविजन लागू हो या नहीं हो, लेकिन डाटा सिक्योरिटी की जो बात है ना वो इस पे लागू होगी, चाहे कोई भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में कोई डाटा फिडुसरी आता हो तो वो तो सबसे पहले कि डाटा फिडुसरी उसको माना नहीं जाएगा, क्योंकि उसको एग्जाम्पशन दिया गया है, इस एक्ट से बाहर रखा गया है उसको। हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी आईबी है, रॉ है, एनआईए है, तो इनके लिए ये लागू नहीं है, इनको एग्जम्प्ट किया गया है इस पूरे एक्ट से। लेकिन डाटा सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इनके ऊपर भी है। ऐसा नहीं है कि एनआईए ने कोई डाटा हमारी रखी है तो डाटा का ब्रीच हो जाए, नहीं, वहाँ पे भी उसको भी ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप अगर डाटा किसी का रख रहे हैं, किसी सिटीजन का डाटा आप रख रहे हैं तो उसको सिक्योर तरीके से रखिए, आप अपना काम कीजिए, लेकिन किसी के अधिकारों का हनन नहीं हो, किसी के डाटा के साथ में किसी प्रकार का कोई घटना नहीं हो। टू इंफॉर्मेशन इन्फोर्स लीगल राइट्स एंड क्लेम्स, इसको क्यों किया गया है, एग्जेम्प्ट क्यों किया गया है? लीगल राइट्स को और क्लेम्स को इन्फोर्स करने के लिए। ऐसी एजेंसीज हैं ये इंश्योर करेंगे हमारे देश की सिक्योरिटी को, सोवरेनिटी को, पब्लिक ऑर्डर को। अगर हम इसको एग्जेम्प्ट नहीं रखते ना तो ये अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगी। मान लीजिए कि इंटेलिजेंस गैदर करना है, आईबी, मान लीजिए आईबी है, आईबी का काम है इंटेलिजेंस को गैदर करना। इंटेलिजेंस ये गैदर कर रही है तो आपकी इंफॉर्मेशन को रखेगी और आप पहुंच गए कि ये हमारी प्राइवेसी का उल्लंघन हो रहा है, तो यहाँ पे आपकी बात को यहाँ पे नहीं सुना जाएगा, बोला जाएगा कि ये देश की सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इसको एग्जेम्प्ट किया गया है। अब देखिए रिसर्च है, कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, सेंटर है, चाहे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ को आर्काइव करना है, आपका स्टेटिस्टिकल पर्पस है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए
कुछ एजेंसीज को यहाँ पे एग्जेम्प्ट किया गया है इस एक्ट से। स्टार्टअप्स को यहाँ बाहर रखा गया है क्योंकि उसके पास में उतने रिसोर्सेज नहीं है। प्रिवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस, इसके लिए परफॉर्म जुडिशियल और रेगुलेटरी फंक्शन। जुडिशियल जो भी जुडिशियल फंक्शन है उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाए, या कोई रेगुलेटरी काम है उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाए, उसके लिए यहाँ पे एग्जाम्प्ट किया गया है। प्रोसेसिंग ऑफ डाटा इन इंडिया, प्रोसेसिंग ऑफ डाटा इन इंडिया ऑफ नॉन रेसिडेंट इन फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट। जो नॉन रेसिडेंट है हमारे देश में, उनके ऊपर अगर फॉरेन में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा, फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट है कोई, तो उनके ऊपर भी ये लागू नहीं होगा। एग्जाम्पशन पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन नेशनल इंटरेस्ट। इन सब बातों का बोलो आप क्या है कि हमारी देश की जो नेशनल इंटरेस्ट है इसको ध्यान में रखते हुए ये सारी जो एग्जाम्पशंस दिए गए हैं, आप सब याद रखना जरूरी नहीं है, कुछ याद रख सकते हैं। बस याद रखना है कि नेशनल इंटरेस्ट में उसको रखा गया है। प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डाटा ऑफ चिल्ड्रेन। अब चिल्ड्रेन के लिए अलग से प्रोविजन है। डाटा फिडुसरी क्या नहीं करेगी, क्या नहीं करेगी? अगर किसी बच्चे को कोई नुकसान होने वाला है, मान लीजिए कि किसी बच्चे की ट्रैकिंग होने वाली है किसी डाटा से, उसके बिहेवियरल की मॉनिटरिंग होने वाली हो, टारगेटेड एडवर्टीजमेंट होना हो, तो इन केसेस में क्या है, इन केसेस में जो डाटा फिडुसरी है ये डाटा प्रोसेसिंग नहीं कर सकती है। इसका मतलब है कि मान लीजिए कि कोई ये बच्चा है, कोई खाने पीने की ऐसी चीज है, कोई फूड है जिससे इसको किसी भी खाने पीने की चीज से अगर इसको हार्म हो रहा है तो इस फूड का एडवर्टीजमेंट नहीं किया जाएगा। बच्चों को टारगेट करके जो खाने पीने की चिप्स है, कुरकुरे, नमकीन है वगैरह है, इसको अगर एडवर्टीजमेंट हो रहा है, अगर इससे बच्चे को कोई नुकसान पहुंचने वाला है, ठीक ना, तो ये एडवर्टीजमेंट नहीं होगा, ये प्रोसेसिंग नहीं होगी। कोई भी जो डाटा प्रोसेसिंग है जहाँ पे बच्चे को कोई नुकसान होने वाला है, मान लीजिए कि कोई बच्चे को ट्रैक कर रहा है किसी डाटा से, मान लीजिए कि किसी डाटा से, किसी एप्लीकेशन से, किसी एप्लीकेशन के थ्रू किसी बच्चे को ट्रैक किया जा रहा है, उसके लोकेशन को देखा जा रहा है, तो वहाँ पे जो लोकेशन वाला जो डाटा हो गया वो डाटा नहीं रखेगा जो एप्लीकेशन है, किसी इस तरह का ऑपरेशन करेगा ही नहीं। अगर इस तरह का ऑपरेशन करेगा तो उसके ऊपर फाइन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एक क्लियरली मेंशन किया गया है कि डाटा फिडुसरी जो है यहाँ पे बच्चों को टारगेट ट्रैक नहीं करेगा, उसके बिहेवियर को मॉनिटर नहीं करेगा और टारगेटेड एडवर्टीजमेंट नहीं करेगा। अगला प्रोविजन है क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर से संबंधित। क्रॉस बॉर्डर मतलब जो हमारा इंडिया हो गया, ये चाइना हो गया, तो यहां से अगर इंडियन का डाटा यहाँ पे जा रहा है चाइना में, तो ये हो गया क्रॉस बॉर्डर, बॉर्डर क्रॉस करके जा रहा है, यहाँ पे दूसरे देश में जा रहा है। तो क्रॉस बॉर्डर जो डाटा जाता है इससे संबंधित क्या प्रोविजन है, ये बोल रहा है कि एक्ट अलाउज, क्रॉस डाटा को यहाँ पे अलाउ कर रहा है, एक्सेप्ट कंट्रीज रेस्ट्रिक्टेड बाय गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट किसी कंट्री के लिए रेस्ट्रिक्ट कर दे, मान लीजिए गवर्नमेंट यहाँ पे बोलती है कि चाइना हमारा दुश्मन देश है, तो यहाँ पे कोई डाटा नहीं जाना चाहिए, तो उस केस में
डाटा क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर ऑफ डाटा है, यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे बोल रही है कि यहाँ पे यूएसए है, ये हमारा फ्रेंडली कंट्री है, यहाँ पे डाटा जाए कोई दिक्कत नहीं, तो सरकार इसको अलाउ करेगी, ओके करेगी। सरकार ने जैसे इसको किया तो यहाँ पे हमारे देश से जो डाटा, जैसे मान लीजिए गूगल है, फेसबुक है, हाँ, यूट्यूब है, तो ये अगर डाटा यहाँ से जा रहा है अमेरिका में, प्रोसेसिंग हो रहा है फिर यहाँ पे डाटा का, तो इसको अलाउ किया गया है। अलाउ रोका किस केस में? अगर सरकार किसी केस में रोकती है उसी चीज़ को छोड़ के बाकी इसको अलाउ किया गया है। क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर को अलाउ किया गया है। पेनाल्टीज क्या क्या है, क्या क्या पेनाल्टी लगा सकती है? 200 करोड़ की पेनाल्टी लगेगी। नॉन फुलफिलमेंट ऑब्लिगेशन फॉर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के लिए हम लोग ने देखा था कि उसकी ट्रैकिंग नहीं होगी, मॉनिटरिंग नहीं होगी, टारगेटेड यहाँ पे हो गया बिहेवियरल चेंज, बिहेवियरल एक्टिविटी को नज़र रखने के लिए। इसको अगर मॉनिटर करने के लिए, तो इन केसेस में क्या है, अगर इनका अगर उल्लंघन होता है तो कितने का जुर्माना लगेगा? 200 करोड़ का। किस पे? डाटा फिडुसरी पे। जो प्रोविजन बनाया गया उसको पूरा नहीं करने पे 250 का, 200 करोड़ का। और 250 करोड़ का किस पे लगेगा? फॉर फेलियर टू टेक सिक्योरिटी मेजर टू प्रिवेंट डाटा ब्रीच। अगर डाटा ब्रीच हो रहा है तो कितना चार्ज फाइन लगेगा? 250 करोड़ का। सिक्योरिटी मेजर को लेने में अगर आप फेल हुए हैं, कोई कंपनी अगर फेल हुई है सिक्योरिटी मेजर को लेने में, तो उसके ऊपर 250 करोड़ का जुर्माना लगेगा। इसके साथ में क्या क्या इश्यूज हैं? लिमिटेशन मतलब इसमें क्या क्या कमियां हैं? एग्जेम्पशंस फॉर स्टेट। अब स्टेट को जो एग्जेम्पशंस दिया गया है ना, उसके वजह से क्या होगा, जो सिटीजन्स का जो राइट है उसको नुकसान पहुंच रहा है। डाटा एग्जेम्पशंस की वजह से डाटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग, रिटेंशन बियॉन्ड व्हाट इज नेसेसरी, यही होगा ना। जैसे मान लीजिए कि कोई एजेंसी है, हमारी कोई एजेंसी है से मान लिए, इसको सरकार ने क्या किया है, एग्जेम्प्ट कैटेगरी में डाला है। एग्जेम्प्ट करने की वजह से क्या है, जो इस एक्ट का कोई भी प्रोविजन इस पर लागू नहीं होगा, कोई प्रोविजन इस पर लागू नहीं होगा। अब इसने क्या किया, पूरी तरीके से डाटा कलेक्शन किया पूरे देश भर के लोगों का, यहाँ पे कलेक्ट किया, उसको प्रोसेस किया। अब इससे क्या होगा, अगर उसको अच्छे से प्रोसेस करके एक प्रोफाइल तैयार कर देता है, एक प्रोफाइलिंग कर दिया, ये जैसे प्रोफाइलिंग हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, सर्विलांस वाली बात हो गई। जैसे चाइना में है, चाइना में जो वहाँ की सरकार गवर्नमेंट है वो लोगों की एक एक एक्टिविटी पे नज़र रखती है। तो इस तरीके से अगर आप बिना मतलब जो तर्क वाली कोई बात है उसके लिए भी आप एग्जाम्प्ट कैटेगरी में डाल रहे हो, अपने मनमाने तरीके से, कोई क्लियर डिफिनीशन नहीं है, कोई क्लियर क्राइटेरिया नहीं बनाया आपने। और एग्जेम्पशन क्या करेगा, एग्जेम्पशन क्या करेगा कि यहाँ पे आर्बिट्रेरी पावर आपको दे देगा। आर्बिट्रेरी पावर की वजह से आपको ये सर्वेलेंस वाली स्टेट देखने को मिलेगी। अगर प्रोफाइलिंग होती है, सरकार चाहती है कि हम पूरे लोग पे नज़र रखें कि कौन क्या सोचता है, उसकी वोटिंग बिहेवियर को चेंज करना है, उसको टारगेटेड एडवर्टीजमेंट देना है अपने विचारधारा से जोड़ने के लिए। अलग अलग विचारधारा वाली सरकारें होती हैं तो अलग अलग तरीके से इसको मैनिपुलेट कर सकती हैं। यहाँ पे एग्जाम्पशन का सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, यहाँ से हो जाएगा ये मैनिपुलेशन। यहाँ पे इसका मिस यूज होगा।
मिस यूज होगा तो जो हमारा राइट है, हमारा राइट जो है ये अफेक्ट होगा, ये अफेक्ट होगा। इनएडिक्वेट सेफ गार्ड, जो सेफ गार्ड मैकेनिज्म जो डेवलप किए गए हैं वो पर्याप्त नहीं है, वो इनएडिक्वेट है। क्यों? क्योंकि जो आउटसाइड इंडिया जो डाटा जा रहा है, तो मान लीजिए कि हम अपने देश में, हमने इंडिया में हमने बहुत बढ़िया हमने एक्ट ये बना दिया है, तो हम अपने देश में, चूंकि आज के समय में जो ग्लोबलाइज्ड है, पूरा दुनिया ग्लोबलाइज्ड है, तो हमने अपने देश के लिए तो ये एक्ट बना दिया, हमारे देश में लागू हो रहा है ये चीज़। अगर हमारे देश के बाहर कोई डाटा जा रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पे गया, नॉर्थ कोरिया में डाटा गया, ऐसे एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, यहाँ पे तो ऐसा कोई एक्ट नहीं है, तो क्या होगा? हमारे अधिकारों का हनन होगा, हमारे डाटा का मिसयूज हो सकता है। बहुत सारे ऑटोक्रेटिक नेशंस हैं, आपको एशिया में मिलेंगे, अफ्रीका में मिलेंगे, तो वहाँ पे इस तरीके का कोई मैकेनिज्म नहीं है, ठीक ना, गल्फ वगैरह में भी है। तो इस वजह से क्या होगा कि हमारा आउटसाइड इंडिया हमारा डाटा जा तो रहा है क्रॉस बॉर्डर, क्रॉस बॉर्डर डाटा को हमने अलाउ किया है, अलाउ किया, मान लीजिए अपने देश में तो हम इसको सुरक्षित रख रहे हैं, हमने बना दिया है, लेकिन जिस देश में जा रहा है उस देश में अगर कोई डाटा प्रोटेक्शन के लिए कोई कानूनी अवेलेबल नहीं हो तो क्या होगा? दिक्कत होगा ना। तो ये इसकी कमी है, क्योंकि जो सेफ गार्ड है यहाँ पे, अगर अच्छा होता है कि सरकार इस बात को इंश्योर करती, तब अलाउ करती कि जिस देश में जाना है क्रॉस बॉर्डर के लिए, मान लिए कि जिस देश में जाना है वहाँ पे, यहाँ पे किसी प्रकार का एक्ट वगैरह कोई सेफ गार्ड मेजर्स है कि नहीं, ये इसकी अवेलेबिलिटी को यहाँ पे पहले जांच करे। इसकी अवेलेबिलिटी को पहले जांच करे कि अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है तभी अलाउ करे, ऐसे जनरली इसको अलाउ नहीं करना चाहिए। तो ये इसकी कमी है कि ऐसे क्या होगा कि जो हमारा जो स्टैंडर्ड हमने अपने देश में बना के रखा है उसको बनाने का कोई मतलब नहीं रह गया। यहाँ पे कोई कंपेंसेशंस की बात नहीं है, अगर किसी को कोई नुकसान हो रहा है तो आरटीआई को एग्जाम्पशंस दिया गया है, आरटीआई एग्जाम्पशंस बहुत बातें हैं। मान लीजिए कि आप कोई सरकार से, गवर्नमेंट से आरटीआई के माध्यम से कोई इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पे डाटा प्रोटेक्शन, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट का, इसका बहाना बना के कहेगी कि नहीं ये तो अलाउ नहीं किया जा सकता है, इससे इसके मतलब इस एक्ट का उल्लंघन होगा। ये रीजन देके आपको आरटीआई का जवाब नहीं देगी सर, यहाँ पे डिनाई कर सकती है। कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच टू ग्रीवांस रिड्रेसल, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे इसमें सुधार की गुंजाइश है। अब्सेंस ऑफ क्लियर डिफिनीशन, यहाँ पे क्लियर डिफिनीशन का अभाव है। क्लियर डिफिनीशन के अभाव से क्या होगा, यहाँ पे मिस यूज होगा। डाटा पोर्टेबिलिटी की यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। डाटा पोर्टेबिलिटी मतलब है कि अगर डिजिटल स्पेस में कोई डाटा है तो उसको इंडिविजुअल जिसका है वो यूज करने के लिए अवेलेबल हो।
मतलब जिसका डाटा है वो यूज करने की कंडीशन में हो, वहाँ से पोर्ट कर सके, वहाँ से अपने पास ले सके। नो प्रोविजंस फॉर राइट टू बी फॉरगॉटन, ये दोनों हम देखते हैं डाटा पोर्टेबिलिटी और राइट टू बी फॉरगॉटन के। ये डाटा पोर्टेबिलिटी क्या करता है, ये अलाउ करता है इंडिविजुअल को ऑब्टेन एंड रीयूज देयर पर्सनल डाटा फॉर देयर ओन पर्पस अक्रॉस डिफरेंट सर्विसेज। अगर किसी डिजिटल स्पेस में उसका डाटा है, मान लिया कि ये कोई पर्सन है एक्स, इसका डाटा है किसी प्लेटफॉर्म पे वाई पे, ये चाहता है कि हम इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन को यहाँ से हम यहाँ मंगा सके, तो इसको अलाउ होना चाहिए। इसका डाटा है यहाँ पे, ये डाटा इसको मिलना चाहिए। राइट टू बी फॉरगॉटन का मतलब क्या है, रिमूव और इरेज कंसेंट, कंटेंट, यहाँ कंसेंट नहीं कंटेंट है, सो दैट इट इज नॉट एक्सेसिबल टू पब्लिक एट लार्ज। एक कोई डिजिटल स्पेस है, मान लीजिए कि कोई प्लेटफॉर्म है, फेसबुक ही मान लेते हैं हम। फेसबुक पे मेरा अकाउंट है, ठीक ना, तो मेरे बहुत सारे फोटोज हैं, वीडियोज हैं, और भी चीज़ें हैं। मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें समाप्त हो जाएं, हट जाए, तो इसमें इसका व्यवस्था किया गया है कि बाद में अगर कोई हमको खोजता है फेसबुक पे, तो हमारा कोई भी इंफॉर्मेशन उसको नहीं मिलेगा। हाँ, नॉट एक्सेसिबल, हमारा कोई भी इंफॉर्मेशन है, सब चीज़ें यहाँ पे ख़त्म कर दी जाएंगी, यहाँ से इसको डिलीट कर दिया जाएगा प्लेटफॉर्म से, किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म में। गूगल से सर्च करेगा कोई हमारे बारे में तो नहीं मिलेगा जानकारी, फेसबुक। तो इस तरीके से डिजिटल स्पेस से खुद को पूरी तरीके से बाहर निकालने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है, वो क्यों किया जाता है, राइट टू बी फॉरगॉटन के लिए। लोग कोई कुछ आदमी है जो चाहता है कि मैं बिल्कुल डिजिटल, मतलब जो इंटरनेट की दुनिया है, जो इस सब इंटरनेट के वजह से क्या हो रहा है कि किसी भी पर्सन का जो जितना इंफॉर्मेशन है यहाँ पे पब्लिकली अवेलेबल है, यहाँ पे पब्लिकली अवेलेबल है। तो पब्लिकली अवेलेबल जो डाटा है, कोई आदमी चाहता है कि हम नहीं, हमारा कोई हमारे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिकली ना हो, तो क्या करेगा वो, राइट टू बी फॉरगॉटन का इस्तेमाल करता है, और अपने जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं पब्लिक डोमेन में जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं पब्लिक, इनको क्या करता है, इनको यहाँ पे ख़त्म करा देता है, डिलीट करा देगा कि पब्लिक डोमेन में हमारे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहे। ये जो दोनों अधिकार हैं ना, राइट टू डाटा पोर्टेबिलिटी या राइट टू फॉरगॉटन, ये हमारे जो एक्ट है, हमारा जो एक्ट है इसमें नहीं है, नॉट अवेलेबल है इसमें। ये बहुत बड़ा कमी है कि इनमें से ना राइट टू डाटा पोर्टेबिलिटी है, हमारे जो एक्ट है ये वाला, और राइट टू फॉरगॉटन, दोनों में से कोई अधिकार अवेलेबल नहीं है। क्या क्या आगे का रास्ता हो सकता है, पहला है क्रॉस बॉर्डर जो डाटा का जो ट्रांसफर हो रहा है, उसके लिए कोई एक बढ़िया मैकेनिज्म बनाना है। राइट टू डाटा पोर्टेबिलिटी, इसको इंश्योर कीजिए, राइट टू बी फॉरगॉटन, इसको इंश्योर कीजिए। ये हमारा पहला गोल होना चाहिए कि इस तरीके से जो क्रॉस बॉर्डर का जो है उसके बारे में देखें, डाटा पोर्टेबिलिटी, राइट टू बी फॉरगॉटन, इनको इंश्योर करें। मिस यूज ऑफ डाटा इन द नेम ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, जहां बात आती है
जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिलेवेंट नहीं होता है, नेसेसरी जिसकी नहीं होती है, वो भी यहाँ पे स्टोर किया जाएगा, वहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा, यहाँ पे प्रोसेस किया जाएगा। तो इससे क्या होता है, इससे मिसयूज का चांस बढ़ता है कि नेशनल इंटरेस्ट का नाम लेकर के जो एग्जाम्शंस का जो यहाँ पे प्रोविज़न किया गया है, लोगों के अधिकारों का यहाँ पे हनन करेगा। टाइम बाउंड डिटेक्शन अब डाटा वंस द पर्पस हैज बीन, अच्छा डिटेक्शन है, डिलीशन है, सॉरी, टाइम बाउंड यहाँ पे डिलीशन है। जैसे पर्पस पूरा हुआ डाटा को स्टोर करने का, कलेक्ट करने का, प्रोसेस करने का, उसके बाद से जैसे ही पूरा हुआ उसको डिलीट कीजिए। ये जिम्मेदारी है डाटा फिडुसरी की। तो इसको यहाँ पे टाइम बाउंड माइनर अगर यहाँ पे दे दिया जाए ना, तो ये बहुत अच्छा होगा कि टाइम बाउंड माइनर में आपको एक समय सीमा दे दिया जाए। समय सीमा देने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो मिसयूज वगैरह होता है वो नहीं होगा। अब हमारे यहाँ तो जो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है, सेम ऐसा ही एक है जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, यूरोपियन यूनियन के लिए, इसी से इंस्पायर होकर हमने ये बनाया है। तो यहाँ पे थोड़ा हम कंपैरिजन करेंगे कि उसमें इसमें क्या फ़र्क है, ठीक ना। तो जो जीडीपीआर है यूरोपियन यूनियन का है, जो पर्सनल डाटा के लिए जो कानून है वो यहाँ पे अप्लाई करता है पर्सनल डाटा पे होली और पार्शियली। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ सिर्फ डिजिटल पर्सनल डाटा को किया जाता है। डिजिटल पर्सनल डाटा को, नॉन डिजिटाइज पर्सनल जो डाटा होता है, अगर उसको डिजिटाइज नहीं कीजिएगा ना तो वो इसमें कवर ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे है कि अगर ज़रूरत है तो उसको पूरी तरीके से, चाहे वो डिजिटली हो या नहीं हो, उसको यहाँ पे कवर किया जाता है। जिस हद तक ज़रूरत होता है उसके अनुसार, अगर पूरे की ज़रूरत है तो पूरा, नहीं तो अगर पार्शियल यहाँ पे ज़रूरत है तो पार्शियल यहाँ पे अप्लाई होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, जीडीपीआर में पेरेंटल कंसेंट का ज़रूरत पड़ता है माइनर्स के लिए। माइनर किसको बोलते हैं, 16 से कम के उम्र में, जो यूरोपियन जो कानून है उसके अनुसार जो 16 से कम उम्र का जो होता है उसको माइनर माना जाता है। हमारे यहाँ 18 से कम को माइनर माना जाता है। अगर किसी इंडिविजुअल का एज 18 साल से कम है तभी उसको माइनर माना जाएगा इंडिया में। अगर वो यूरोप में है तो उसका अगर उम्र 16 ईयर से कम है तो उसको माइनर माना जाएगा। तो यहाँ पे पेरेंटल कंसेंट की बात है किसमें, जीडीपीआर में। 16 ईयर के लिए, और यहाँ पे कितने, हमारे देश में कितने हैं, 18 साल के लिए। डाटा ब्रीचेज शुड बी नोटिफाइड टू सुपरवाइजरी अथॉरिटी विद इन 72 आवर्स। यहाँ पे 72 घंटे के अंदर यहाँ पे टाइम बाउंड मैनर में है, ये देख सकते हैं ना, ये टाइम बाउंड मैनर में है। यहाँ पे उसको नोटिफाई करना होगा। मान लीजिए कि कोई डाटा फिडुसरी है, उसके प्लेटफॉर्म से कोई डाटा का है ब्रीच हो गया, ठीक ना, तो वो 72 घंटे के अंदर उसको, जो वहाँ की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो सुपरवाइजरी अथॉरिटी है, उसको रिपोर्ट करना। अगर नहीं रिपोर्ट करेगा तो उसको पनिशमेंट होगा। और इसके साथ साथ डाटा जो प्रिंसिपल है, मान लीजिए कि किसी इंसान का डाटा यहाँ पे ब्रीच हो रहा है, उसके डाटा का, तो उसको भी यहाँ पे जो सुपरवाइजरी अथॉरिटी के अलावा यहाँ पे जो डाटा प्रिंसिपल उसको भी नोटिफाई करना है, इसका प्रोविज़न है। हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। टाइम फ्रेम तो कोई है ही नहीं डाटा ब्रीच के बारे में।
अगर डाटा ब्रीच हो भी रहा है तो कंपनी सालों साल बैठी रहेंगी, हमको पता भी नहीं लगेगा। यहाँ पे 72 घंटे के अंदर उसको नोटिफाई करना होता है, उस अथॉरिटी को बताना होता है, नहीं तो बहुत हेवी इस पे जुर्माना लगता है, बहुत कार्रवाई होती है। जीडीपीआर में क्या व्यवस्था है? नो प्रोविजन फॉर राइट टू बी नॉमिनेट। हमारे यहाँ ये अधिकार है, राइट टू नॉमिनेट, मतलब बच्चे के जगह पे उसका गार्जियन है, चाहे कोई डिसेबल पर्सन है, तो वो किसी दूसरे पर्सन को ऑथोराइज कर सकता है नॉमिनेशन के थ्रू। यहाँ पे नॉमिनेशन का प्रोविजन नहीं है जीडीपीआर में, जो यूरोप वाले में नहीं है व्यवस्था, हमारे यहाँ है। राइट टू पोर्टेबिलिटी, हाँ, यहाँ की डाटा पोर्टेबिलिटी की यहाँ पर अधिकार है। 30 दिन के अंदर उसको रिस्पॉन्ड करना होता है। जो यूरोप वाला जो कानून है उसमें अगर कोई इंसान अपना डाटा दोबारा से इस्तेमाल करना चाहे तो उसके लिए वो रिक्वेस्ट कर सकता है डाटा पोर्टेबिलिटी के लिए, राइट टू बी पोर्टेबिलिटी के लिए, और उसको 30 दिन के अंदर रेस्पॉन्ड करना होता है। जो डाटा प्रिंसिपल है उसको प्रोवाइड करना होता है। हमारे यहाँ इस तरह का कोई प्रोविजन ही नहीं है। स्पेसिफिक मैकेनिज्म फॉर ट्रांसफरिंग डेटा टू ए थर्ड कंट्री। अब ये यूरोप वाले क्या करते हैं, यहाँ पे अगर क्रॉस बॉर्डर, यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर कोई भी डाटा ट्रांसफर होता है ना, तो उसको पहले इंश्योर करते हैं कि कहाँ जा रहा है, वहाँ पे ऐसा व्यवस्था है कि नहीं। एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म है, यहाँ पे एक पूरा बढ़िया एक मैकेनिज्म बना के रखा है। तो इससे ये क्या कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं कि इनका जो डाटा जा रहा है उसके साथ में इनके देश में, इनके जो यूरोपियन यूनियन है यहाँ पे तो सुरक्षित है ही, इससे बाहर भी जाएगा वहाँ पर भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, क्योंकि हम इस चीज़ को ऐसे ही अलाउ किए हैं, डाटा ट्रांसफ़र आउटसाइड इंडिया। यहाँ पे क्या है, जो कंट्रोलर है वो भी यहाँ पे ऑफिसर यहाँ पे रखा हुआ है, अब प्रोसेसर है वो भी, दोनों के लिए जो डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर है इसको नियुक्त करना ऑब्लिगेटरी बनाया गया है। वहाँ पे उसका जिम्मेदारी है, ऑब्लिगेशन है कि जो कंट्रोलर है और जो प्रोसेसर है, जैसे जो अथॉरिटी है जो उसके ऊपर नज़र रख रही है, मॉनिटर कर रही है, वो तो बनाएगी ही, लेकिन जो प्रोसेसर है वो भी बना रहा है डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर, ठीक ना। हमारे यहाँ क्या है, सिग्निफिकेंट डाटा फिडुसरी है, वही केवल ऑफिसर रख सकता है जो यहाँ पे है डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर। डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर केवल जो सिग्निफिकेंट डाटा फिडुसरी है उसी के लिए यहाँ पे कंपलसरी है, उसको रखना जरूरी है, बाकी के लिए यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। जो डाटा फिडुसरी है यहाँ पे मेंटेन करती है रिकॉर्ड ऑफ प्रोसेसिंग एक्टिविटी। कोई कंपनी किसी डाटा के साथ क्या प्रोसेसिंग कर रही है, उस पर क्या क्या ऑपरेशन हो रहे हैं, कितना दिन तक संभाल के रख रही है, हाँ, तो उससे संबंधित जितना भी प्रोसेसिंग करती है ना, रिकॉर्ड ऑफ प्रोसेसिंग एक्टिविटी, इसका रिकॉर्ड रखना है। जो यूरोप वाला जो है जीडीपीआर है वहाँ पे यहाँ पे मैंडेटरी है, उसको रखना है, उसके लिए कंपलसरी। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि कोई कंपनी डाटा के साथ में क्या प्रोसेसिंग कर रही है उसका रिकॉर्ड रखने का उसका कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। तो ये रहा कंपैरिजन, आप देखिए इसमें कि हमारे यहाँ का सही है कि यूरोप वाला सही है, क्या क्या हम उससे सीख सकते हैं और अपने वाले को और बेहतर बना सकते हैं। आज का वीडियो यहीं तक, उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।